हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जतिन सर लाइव में। माय नेम इज जतिन सिंह एंड यू आर वाचिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ अकाउंटेंसी, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो चैप्टर नंबर 1 जो आपका इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग है, उसकी बात करने से पहले बात करते हैं जो आप ये सब्जेक्ट अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं ये क्या है। देखिए, हालांकि आप ये सब्जेक्ट पहली बार अपनी लाइफ में 11th में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका जो ये बेस है, आपका जो फाउंडेशन है इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, ये बचपन से ही तैयार कर दी गई थी। कैसे? देखिए, हमारा सब्जेक्ट अकाउंटेंसी रिलेटेड है मनी से, पैसे से। पैसा है तो हमारा सब्जेक्ट है, मनी है तो हमारा सब्जेक्ट है। जहाँ भी पैसे की बात होगी समझ लीजिए कि अकाउंटेंसी की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप छोटे से बच्चे थे ना, तो आप किसी शॉपकीपर के पास जाते थे और उसको कहते थे अंकल मुझे चॉकलेट चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, टॉफ़ी चाहिए। आपको ये पता था कि वो शॉपकीपर आपको ये आइसक्रीम, टॉफ़ी, चॉकलेट तब तक नहीं देगा जब तक आप उसको क्या नहीं दोगे, पैसे नहीं दोगे, मनी नहीं दोगे। यानी बचपन से ही आपको मनी की वैल्यू का पता चल गया था। बस यहीं से हमारा सब्जेक्ट अकाउंटेंसी की स्टार्ट होती है। अकाउंटेंसी का मतलब है मनी, पैसा। पैसा है तो सब्जेक्ट है, पैसा नहीं तो सब्जेक्ट नहीं। तो अब आप जो सबसे पहला टॉपिक आपका जो चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ने जा रहे हैं, वो आप ये पढ़ेंगे कि आखिर ये हमारा जो अकाउंटिंग है ये इतना ज़रूरी क्यों है ना। आपको पता तो चले कि ये व्हाट इज़ द नीड ऑफ अकाउंटिंग, आखिर ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ी। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि ये हमारे कोई एक बिजनेसमैन है, मिस्टर मोहन। इन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं एक बिजनेस करूंगा। किस चीज़ का बिजनेस करूंगा? इन्होंने कहा कि जी मैं स्वीट्स का, मिठाइयों का बिजनेस करूंगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक मोहन स्वीट्स नाम की एक मिठाई की दुकान करने का फैसला लिया। चलिए ठीक है, अब क्या होगा कि अब इन्होंने मोहन स्वीट्स का फैसला तो कर लिया। अब इन्होंने क्या किया होगा, सबसे पहले इस दुकान को रेंट पे लिया होगा, राइट। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया होगा, इसका रेंट पे किया है। बिल्कुल ठीक बात है। और क्या करेंगे ये, और सर अब इन्होंने रेंट पे कर दिया, दुकान आ गई, तो ये क्या करेंगे, परचेज करेंगे। अब मिठाइयाँ बनानी है ना, तो उसके लिए घी, चीनी, शक्कर, काजू, बादाम, पिस्ता जो भी चाहिए उसको परचेज करेंगे। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इन्होंने रॉ मटेरियल परचेज किया। बिल्कुल ठीक बात है। अब इन्होंने किन से परचेज किया, उनको हम कहते हैं सप्लायर से। क्या कहते हैं हम उनको, सप्लायर से। किसी न किसी से तो लिया होगा इन्होंने, तो उस बंदे को हम क्या कहेंगे, उसे हम सप्लायर कहेंगे। ठीक है, अब रॉ मटेरियल परचेज कर लिया। अब ये क्या करेंगे, कुछ हलवाइयों को रखेंगे अपनी दुकान पर नौकरी के लिए, तो हलवाइयों को ये क्या करेंगे, सैलरी देंगे। तो इसके बाद इन्होंने क्या की, उनको सैलरी दी। ठीक है, अब मिठाइयाँ बन गई, हलवाइयों ने मिठाई बना दी, लेकिन अब तक वो बिकी नहीं है। बिकी क्यों नहीं है? क्योंकि कस्टमर्स को पता ही नहीं कि हमने मोहन स्वीट्स के नाम से क्या किया, कोई शॉप की है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उन्हें करनी होगी कुछ खर्चे। किस पे? एडवर्टाइजमेंट पे। वो कोई ना कोई ऐड तो देंगे ना, तभी तो उनको देख के कस्टमर्स उनकी शॉप पे आएंगे। तो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कुछ खर्चे किए। चलिए, उसके बाद क्या होगा, अब इनके पास क्या आएंगे, कस्टमर्स आने शुरू होंगे। अब जो कस्टमर्स इनके पास आए हैं, इन्होंने क्या किया, उन कस्टमर्स को अपनी गुड्स क्या कर दी, सेल कर दी। तो कस्टमर्स को क्या कर दी, इन्होंने गुड्स को सेल किया, है ना। तो सेल ऑफ गुड्स, जो उन्होंने मिठाइयाँ बनाई हैं उसको बेच दिया। ठीक है, अब क्या इतनी सी बात है? नहीं सर, जो इन्होंने ये मोहन स्वीट्स ली है इसका बिजली का बिल भी तो आता होगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो उन्होंने क्या किया होगा, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस है, जो भी उनका बिजली का बिल है उसको पे किया है। ठीक, तो अब ये क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे खर्चे। अब ये आते जाते होंगे तो इनका कुछ खर्चा आने जाने का, ऑटो का, है ना, या गाड़ी से आते होंगे तो पेट्रोल डीजल भी लगता होगा। ये सप्लायर से जब मिठाइयाँ लेके आई या रॉ मटेरियल खरीद के लाए हैं, काजू बादाम पिस्ता लेके आए हैं, तब उसको लाने ले जाने में भी कुछ खर्चा रहा होगा, है ना। इन्होंने कस्टमर्स को क्या किया, गुड्स सेल किए। तो गुड्स में आप जानते हैं ना, एक बॉक्स है उसके अंदर हम डाल के देते हैं, तो वो पैकेजिंग का भी कुछ खर्चा आया होगा। ऐसे बहुत सारे इनके एक्सपेंसेस हुए हैं। अब ये क्या हुई है, ये जितनी भी ट्रांजेक्शन है ना, ट्रांजेक्शन, सबसे पहले बताता हूँ आपको ट्रांजैक्शन क्या है। मैंने अभी एक वर्ड का यूज किया है, ट्रांजैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना। बार बार ये वर्ड यूज होगा आपका। आखिर ये ट्रांजैक्शन क्या होता है? देखिए, जब भी क्या हो, दो लोग मिलके जब भी कोई काम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। जब दो लोग मिलके कोई भी काम करें तो उसे ट्रांजैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मम्मा ने आपके लिए खाना बनाया, तो ये क्या है, आपकी और आपकी मम्मा के बीच में एक ट्रांजैक्शन है।
आपके मार्क्स कम आए तो आपके पापा ने आपकी कुटाई की, तो ये क्या है, आपके और आपके पापा के बीच में एक ट्रांजैक्शन है। दो लोग मिलकर जब कोई काम करे तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शंस में टू पार्टीज इन्वॉल्व है। हम बिजनेस में हमारे सब्जेक्ट में हम इनको टू पार्टीज बोलेंगे, ठीक है। लेकिन हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, हम जो अकाउंटिंग के अंदर हम जिस ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं उस ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब वे ट्रांजैक्शन जिसमें कुछ ना कुछ पैसा इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है। मैंने आपको बताया ना, पैसा है तो हमारा सब्जेक्ट है, पैसा नहीं तो हमारा सब्जेक्ट नहीं। बिल्कुल सर। तो हम यहाँ किन ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं जिनमें क्या इन्वॉल्व हो, पैसा इन्वॉल्व हो, मनी इन्वॉल्व हो, तो वो ट्रांजैक्शंस को हम क्या करेंगे, हमारे सब्जेक्ट में इंक्लूड करेंगे। तो ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस ना, अब ये जितनी भी इन्होंने ट्रांजैक्शंस की है, अब इनको याद रख पाना तो पॉसिबल नहीं है मिस्टर मोहन के लिए। अब इनको क्या कर पाना मुश्किल है, याद कर पाना। क्यों? अब जरूरी नहीं है ट्रांजैक्शन इतनी ही सिंपल। मान लो कि मिस्टर मोहन क्या करे, जो इन्होंने अपना सप्लायर है ना, इस सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदा, इन्होंने घी, चीनी, शक्कर वगैरह सब कुछ खरीदा। मान लीजिए कि इन्होंने क्या किया, ये उधार में खरीद लिया है ना, तो अब आधा पैसा तो ये अभी दे दे, आधा पैसे को वादा करेंगे कुछ दिनों के बाद देने के लिए, बिल्कुल ठीक है। या फिर क्या करें, इन्होंने एक ही सप्लायर से नहीं खरीदा, ऐसे 5-6 मार्केट में, अलग अलग मार्केट में गए, अलग अलग लोगों से अलग अलग चीजें ली, कुछ से कैश में ली, कुछ से उधार में ली, तो ये सब याद कर पाना मुश्किल है। ऐसे ही इनके पास बहुत सारे कस्टमर्स आए होंगे। अब कस्टमर्स को कईयों को इन्होंने उधार में मिठाई सेल भी की होगी, जरूरी थोड़ी है कि सभी के सभी पैसा दे। तो ऐसे बहुत सारे, मान लो 100, 200, 150, 500 कितने भी कस्टमर आ सकते हैं, ना जाने कितने लोगों को इन्होंने उधार में क्या कर दिया हो, सेल कर दिया हो। तो ऐसी ट्रांजैक्शन, ऐसी हजारों हजार जो ट्रांजैक्शन बिजनेस में होती हैं, उनको याद कर पाना मिस्टर मोहन के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, इसका क्या है, एक ही सॉल्यूशन है। जब वो क्या करें, इन सारी ट्रांजैक्शंस को क्या करें, एक बुक में लिखना शुरू कर दें। तो जब वो ट्रांजैक्शन को बुक में क्या करें, नोट डाउन कर लें। नोट डाउन को हम अकाउंटिंग की भाषा में क्या कहते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को क्या करें, रिकॉर्ड करें। और वो किस में रिकॉर्ड करेंगे, वो रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स में, है ना, अकाउंट्स की बुक्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उनमें क्या करें, इन ट्रांजैक्शंस को नोट डाउन शुरू कर दें। तो उससे क्या होगा, उससे वो क्या होगा कि वो क्या कर पाएंगे, अपना ट्रू प्रॉफिट और लॉस, एक साल में उन्होंने कितनी मेहनत की है ना। जैसे आप एक साल में आपने कितनी पढ़ाई की, उसके एग्जाम होते हैं ना साल के एंड में, तभी तो पता चलेगा कि आप पास हुए या फेल हुए। उसके कैसे इवेल्युएशन का क्या तरीका है कि आपके एग्जाम हो गए। वैसे ही बिजनेसमैन मिस्टर मोहन भी ये जानना चाहते हैं, जो उन्होंने पूरे साल इतनी मेहनत की है, अपना बिजनेस किया है, तो साल के एंड में उन्हें क्या हुआ, वो ये क्या जानना चाहते हैं कि साल के एंड में उन्हें कितना प्रॉफिट हुआ या फिर उन्हें लॉस हुआ। इतनी सारी उन्होंने मेहनत की है, तो उसका एक्चुअल में कैसे पता चलेगा। अब वो याद करने लगे तो भूल जाएंगे कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस को, है ना, कुछ ना कुछ आइटम को भूल जाएंगे, तो उससे ट्रू प्रॉफिट और ट्रू लॉस तो पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए उन्हें किस चीज की जरूरत पड़ी, उसके लिए एक सिस्टम डेवलप किया गया और उसका नाम था अकाउंटिंग। ठीक, तो यहाँ इस वजह से अकाउंटिंग की हमें क्या है, जरूरत है। तो दैट इज वाई द नीड ऑफ अकाउंटिंग। तो आप क्या आंसर लिखेंगे कि ये जो मिस्टर मोहन ने इतनी सारी क्या की ट्रांजैक्शंस की, उसको रिमेंबर यानी याद कर पाना बहुत मुश्किल था। और उन्हें क्या करना था, पूरे साल में ये भी पता लगाना था कि मैंने कितना प्रॉफिट हुआ या मुझे कितना लॉस हुआ। अब एक्चुअल में कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ उसका उन्हें तभी पता चल पाएगा जब वो एक्चुअली ये याद रख पाए या उसको रिटर्न कर ले कि उन्हें कितना पैसा उन्होंने उधार में क्या किया है, रॉ मटेरियल खरीदा है, कितने पैसे का उन्होंने उधार में सेल की है ना। उन्होंने आधे पैसे दे दिए या अभी कुछ पैसा देना बाकी है। तो उन्होंने जो जो कमिटमेंट की है उसको जब वो क्या करे, अपनी एक बुक्स में क्या करें, नोट डाउन कर ले, है ना, सीरीज में क्या करें, लिखते रहें। तो उस बुक को हम क्या कहेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और वो जो प्रोसेस होगी जिसके थ्रू वो ये सब करेंगे, उस प्रोसेस को हम कहेंगे अकाउंटिंग। तो इसलिए हमें अकाउंटिंग की जरूरत है। इसलिए एक बिजनेसमैन को किसकी जरूरत पड़ी, अकाउंटिंग की जरूरत पड़ी। तो ये था आपका वेरी फर्स्ट टॉपिक, नीड ऑफ अकाउंटिंग। आप समझ गए होंगे। अब हम जो सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, आपने समझा अकाउंटिंग जरूरी क्यों है। अब हम देखते हैं कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। देखिए, जो मीनिंग और डेफिनेशन आपकी बुक में आपको बताई गई है वो है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर
and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. नहीं समझ में आया ना, थोड़ी डिफिकल्ट है। तो इस डेफिनेशन को हम क्या करेंगे, वन बाय वन समझेंगे कुछ पॉइंट्स में, ठीक है। हम इस डेफिनेशन को इजीली समझने के लिए किसका यूज़ करेंगे, अब कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज़ करेंगे, किसका, अकाउंटिंग का समझने के लिए। तो हम इसमें मीनिंग और डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों ही हमारे अब कवर हो जाएंगे। चलिए समझते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ लिखा है फाइनेंशियल कैरेक्टर, फाइनेंशियल कैरेक्टर। तो आप सबसे पहला पॉइंट जो आप कवर करेंगे उसको हम कहेंगे फाइनेंशियल कैरेक्टर। देखिए ये क्या होता है, इसको समझते हैं सबसे पहले। ये फाइनेंशियल कैरेक्टर क्या है? देखो, अकाउंटिंग करते वक्त सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि आपकी कौन सी ट्रांजैक्शंस है ना, आपकी कौन सी ट्रांजैक्शंस और वो कौन से इवेंट्स हैं जिसमें क्या हो, मनी इन्वॉल्व हो, जिसमें क्या हो, पैसा इन्वॉल्व। फॉर एग्जाम्पल चलिए समझते हैं। आपने क्या किया, परचेज किया, आपने परचेज किया फर्नीचर को अपने बिजनेस के लिए, है ना। आपने, मैंने एग्जांपल बताया था ना आपको मोहन स्वीट्स का, तो उन्होंने क्या किया, फर्नीचर परचेज किया, और वो कितने रुपए का परचेज किया, 50,000 रुपीज़ का। चलिए ठीक है। उसके बाद क्या किया, उन्होंने परचेज की कार, किसके लिए, अपनी वाइफ के लिए। मिस्टर मोहन ने क्या परचेज की, कार की अपनी वाइफ के लिए। तो परचेज ऑफ कार, कार कितने रुपए की खरीदी, कार उन्होंने खरीदी मान लीजिए 8 लाख रुपीज़ की। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ट्रांजैक्शन आप, एक तो मनी में है, राइट, मनी में तो ये दोनों ही ट्रांजैक्शन है ना, पैसा इन्वॉल्व है, और कौन सी ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस से रिलेटेड है, कौन सी ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड है, आपके बिजनेस से रिलेटेड है। तो बिजनेस से रिलेटेड आपकी ये ट्रांजैक्शन है, ये बिजनेस से रिलेटेड है, इसका आपके बिजनेस से कोई भी रिलेशन नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। हम जो आपने कार खरीदी है ना अपनी वाइफ के लिए, उसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। चलिए, आपको मैंने क्या बताया, ट्रांजैक्शंस के बारे में, यहाँ आया ना ट्रांजैक्शंस। अब इवेंट्स, यानी कुछ घटनाएं भी ऐसी होती है जिसका हमारे बिजनेस पे बहुत असर पड़ता है, तो आपको उन इवेंट्स के बारे में भी जानना जरूरी है कि आपको कौन से इवेंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। मान लीजिए आपने जो फर्नीचर खरीदा था, अब क्या हो गया, आग लग गई, फर्नीचर खरीदा था और क्या हुआ, आग लग गई, और आग की वजह से आपका फर्नीचर जल गया। तो अब कितने रुपए का आपको लॉस हुआ, यहाँ पर आपने 50,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा था और आपको 50,000 रुपये का ही लॉस हो गया, क्योंकि फर्नीचर तो सारा जल गया। तो ये जो क्या हुई, एक घटना हुई, इस घटना की वजह से क्या हुआ, आपका लॉस हो गया। तो आप क्या करोगे, इसको भी अपने बिजनेस में क्या करोगे, इस ट्रांजेक्शन्स को भी आप रिकॉर्ड करोगे, इसको भी आप क्या करोगे, नोट डाउन करोगे, क्योंकि ये आपसे बिजनेस से रिलेटेड है। ये एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इवेंट से रिलेटेड। कुछ ऐसे इवेंट्स हमारे बिजनेस में होते हैं जिनका हमारे बिजनेस पे असर तो पड़ता है, लेकिन हम उनको क्या कर सकते हैं, मनी की टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। किस टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, इन टर्म्स ऑफ मनी। जिन ट्रांजैक्शन को हम मनी के टर्म में मेजर ना कर सके, उनको हम हमारी बुक्स में क्या नहीं करते, रिकॉर्ड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ क्या कर दें, स्ट्राइक कर दें, एम्प्लॉयज़ क्या कर दें, स्ट्राइक कर दें, वो काम करना ही छोड़ दें, या फिर क्या हो, कोविड-19 में जैसे क्या हुआ था, लॉकडाउन लग गया था, है ना, लॉकडाउन लग जाए, तो ये जो सिचुएशन है, इनसे क्या होगा, हमारा एकदम से काम रुक जाएगा। काम रुक गया तो कोई, जब मोहन स्वीट्स वाले जो एम्प्लॉयज़ है, जो हलवाई है ना, हमने एग्जांपल लिया था, वो क्या करेंगे, जब वो मिठाइयाँ ही नहीं बनाएंगे तो बिकेगी कैसे, तो बिजनेस को कितना लॉस हुआ, अब ये तो कैलकुलेट कर पाना मुश्किल है ना। वैसे ही लॉकडाउन लग जाए, जैसे अभी कोविड-19 में लगा था, तो बिजनेस इसको लॉस हुआ, लेकिन एक्चुअल में कितना हुआ, यहाँ तो हमें पता है, हमने फर्नीचर खरीदा 50,000 का, जल गया कितने रुपए का, 50,000 का, लेकिन यहाँ नहीं पता ना कि एक्चुअल में कितना हमें नुकसान हुआ या हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट हुआ। अब उस इम्पैक्ट को हम क्या करेंगे, मनी की टर्म्स में हम क्या कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते। तो हम अपनी बिजनेस में कौन सी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं और कौन से इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं जो कि किस टर्म्स में मेजर हो, मनी की टर्म्स में मेजर हो, और वो किससे रिलेटेड होने चाहिए, आपके बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए। बिजनेस, वो आपके पर्सनल नहीं होना चाहिए, आप अपनी वाइफ के लिए कुछ खरीदते हो, या आप बिजनेस में आपके मोहन स्वीट्स वाले हो, आप अपने क्या कहते हैं, वाइफ के लिए मिठाइयाँ ले गए आज,
फ्री में, तो ऐसे नहीं चलेगा। ये ट्रांजैक्शन आपकी पर्सनल ट्रांजैक्शन है, इसको बिजनेस में हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला पॉइंट हमने क्या समझा, फाइनेंशियल कैरेक्टर। देखिए फाइनेंशियल कैरेक्टर को आप कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे, हम क्या करते हैं इसमें, हम आइडेंटिफाई करते हैं, हम क्या करते हैं सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं किसके बारे में, हमारी ट्रांजैक्शंस के बारे में, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, है ना, कौन से ट्रांजैक्शन और इवेंट जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, जिसमें क्या हम मनी की टर्म्स में हो, हम सिर्फ क्या करेंगे, उन्हें ही हमारे बिजनेस में इंक्लूड करेंगे। चलिए आपको पता चल गया कौन कौन सी आपकी ट्रांजैक्शन है, बिल्कुल अच्छी बात है। अब जो पॉइंट नंबर 2 है, जो हमारी इस डेफिनेशन में आपको बताया गया है, वो है रिकॉर्डिंग। क्या है, रिकॉर्डिंग। चलिए अब समझते हैं रिकॉर्डिंग क्या है। पॉइंट नंबर 2 है रिकॉर्डिंग। देखिए सीरीज में करना है आपको ये सारी चीजें, पहले आपको आइडेंटिफाई किया, अब आप क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। आपने क्या आइडेंटिफाई किया कि कौन सी ट्रांजैक्शन मनी की टर्म्स में है, किसमें पैसा इन्वॉल्व है, कौन से इवेंट्स ऐसे हैं जो हम मनी में मेजर कर सकते हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व होगा, और फिर अब आप क्या करोगे, वो जो आपकी ट्रांजैक्शन और जो इवेंट्स है ना आपके, उनको अपनी एक बुक के अंदर क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। आप क्या करोगे, एक बुक के अंदर रिकॉर्ड करोगे। मान लीजिए ये वो आपकी वो बुक है, तो आप क्या करोगे, इसके अंदर सीरीज के अंदर रिकॉर्ड करोगे, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। जैसे जैसे वो घटनाएं होती गई, वो ट्रांजैक्शन होती गई, आप उनको क्या करोगे, अपनी बुक्स में रिकॉर्ड या नोट डाउन करते रहोगे। जैसे कि सुबह मान लीजिए आपने सबसे पहले आपने दुकान ओपन की, ठीक है, आपने मिठाइयों की शॉप की थी, तो आते ही क्या किया, आपका एक कस्टमर आपको सामने खड़ा मिला, तो आपने क्या की, सेल की। बिल्कुल अच्छी बात है। उसके बाद आपको लगा कि अरे यार मैंने गुड सेल कर दी, अब क्या है, मुझे ना आज चीनी खत्म है, तो चीनी आपको क्या करनी है, खरीदनी है। तो आपने क्या किया, अपने सप्लायर से चीनी को खरीद लिया। उसके बाद फिर क्या किया, फिर आपको याद आया अरे चीनी नहीं, साथ में क्या कहते हैं घी भी खत्म है, तो आपने उससे फिर एक ट्रांजैक्शन की, है ना, फिर क्या किया, आपने घी खरीद लिया, मिठाइयाँ बन गई। ऐसे ही जैसे ही बनी उसी टाइम पे फिर से क्या हुआ, कोई कस्टमर आ गए, आपने उनको क्या किया, सेल कर दिया। उसके बाद अचानक से आपको याद आया अरे बिजली का बिल आया था यार, वो तो मैंने पे ही नहीं किया, है ना, बिजली का बिल तो भरा ही नहीं, तो आपके क्या हुआ, फिर कुछ खर्चे हो गए। उसके बाद अचानक से क्या हुआ, फिर आपको याद आया कि अरे मैंने आज क्या करना था, अपने जो एम्प्लॉयज़ है ना उनको सैलरी भी देनी थी, ठीक है, तो फिर आपका फिर से क्या किया, एक खर्चा और आ गया, आपने उनको सैलरी पे की। तो ऐसे सिस्टमेटिकली आप जैसे जैसे सुबह से लेकर शाम तक, एक साल तक आपके जितने भी खर्चे होते रहेंगे, आप क्या करोगे, अपनी इस बुक के अंदर क्या करोगे, उनको लिखते जाओगे, है ना, नोट डाउन करते जाओगे। और लिखना और नोट डाउन को हम क्या कहते हैं अकाउंटिंग में, इसको ही हम कहते हैं रिकॉर्डिंग, इसको ही हम क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग कहते हैं। और जो ये बुक है ना जिसके अंदर आप इसको लिख रहे हो या नोट डाउन कर रहे हो, इस बुक को हम क्या कहते हैं, इस बुक को हम कहते हैं जर्नल। इस बुक को हम क्या कहते हैं, जर्नल, JOURNAL। इस बुक का क्या नाम है, जर्नल है। चलिए आपको पता चल गया जर्नल क्या होता है, वो पहली बुक जिसके अंदर हम सबसे पहली बार हम क्या करते हैं, हमारी जो भी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स जो कि हमने आइडेंटिफाई की हैं मनी की टर्म्स में, उनको हम क्या करते हैं, लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसको क्या कहते हैं, जर्नल कहते हैं। चलिए ये रिकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया। अब हमारी डेफिनेशन में जो एक और पॉइंट हमें बताया गया वो है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग, तो आपका नेक्स्ट जो आप पॉइंट आप समझेंगे वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, देखिए इसके अंदर क्या होगा, जो एक जैसी ट्रांजैक्शन है ना, सेम नेचर की ट्रांजैक्शन है, उनको हम क्या करेंगे, उनका लिए अलग से एक सेपरेट अकाउंट बना देंगे, ठीक है, और उन सभी ट्रांजैक्शंस को उस अकाउंट के अंदर क्या कर देंगे, हम नोट डाउन कर देंगे। जैसे कैसे, मान लीजिए कि आपकी सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, देखिए परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, यहाँ तो आपने क्या किया, सुबह से लेकर शाम तक आप लिखते गए, सेल हुई पहले, फिर परचेज हुई, फिर मेरी परचेज हुई, फिर मेरा कोई खर्चा हुआ, फिर कस्टमर आया, फिर सेल हुई, फिर मेरा कोई खर्चा हो गया, फिर मैंने कोई सामान खरीद लिया, ऐसे आप सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ क्या है, यहाँ आपको एक्चुअली अब आपको ये नहीं पता कि आपकी टोटल सेल या टोटल परचेज कैसे निकालोगे आप, बहुत डिफिकल्ट होगा ना, ऐसे ऐसे थोड़ी आप 12वें पेज पे ढूंढोगे यहाँ सेल है, 19वें पेज पे अरे यहाँ भी सेल की है, फिर 22वें पेज पे आप देखोगे यहाँ भी सेल, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे हमारी सेल्स हुई है ना, सेल हुई ना, तो यहाँ हम क्या करेंगे, उसका अलग से एक अकाउंट बना देंगे, जैसे कि और उसका क्या नाम रखेंगे, उस अकाउंट का नाम रखेंगे सेल्स अकाउंट। आप एक अलग से सेल्स अकाउंट को बना देंगे,
और जितनी भी आपकी सेल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है ना, जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन किससे रिलेटेड है, सेल से रिलेटेड, ये देखिए सेल्स हुई, ये सेल्स हुई ना, इन दोनों को क्या कर देंगे, इस अकाउंट के अंदर आप क्या कर देंगे, नोट डाउन कर देंगे। यहाँ इस अकाउंट के अंदर आप इन सारी ट्रांजेक्शन्स को क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे यहाँ से। तो ये सेल्स की एक ये आ गई आपकी और दूसरी सेल्स की आपने यहाँ कर दी। उसी प्रकार से ये परचेज हुआ तो आप क्या करेंगे, एक परचेज अकाउंट बनाएंगे। आप क्या अकाउंट बनाएंगे, एक परचेज अकाउंट, ये बन गया परचेज। और इसमें जितनी भी आपने परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन की थी ना, वो सारी की सारी एक जगह पे लाके, जो कि सेम नेचर की है। ये देखिए ये परचेज से, ये परचेज वाली सेम नेचर की ट्रांजैक्शन है ना, तो इनको क्या करेंगे, परचेज अकाउंट के अंदर आप क्या कर देंगे, नोट डाउन कर देंगे। चलिए यहाँ आपने क्या किया, अब इस बुक से इन ट्रांजैक्शन को आप ले आए और आपने यहाँ पे इन बुक्स पे इन ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर कर दिया। और जिस बुक के अंदर, ये जो बुक है ना, जिसके अंदर क्या किया आपने, ये अलग से सेपरेट अकाउंट बनाया है, जो ट्रांजैक्शन क्या है, सेम नेचर की है। इस बुक को हम क्या कहेंगे, इस बुक को हम कहते हैं लेजर। तो इस बुक को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लेजर, LEDGER। इस बुक का नाम है लेजर। तो आपने अब तक दो बुक्स आपने पढ़ ली, एक है जर्नल जिसके अंदर सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं, और फिर एक होती है लेजर जिसके अंदर जर्नल से हम क्या करेंगे, जो ट्रांजैक्शन हमने जर्नल में नोट डाउन कर दी ना, तो जो सेम नेचर की एक जैसी ट्रांजैक्शन है उनके लिए हम अलग से जिस बुक के अंदर अकाउंट बनाते हैं तो उसको क्या, हम बुक को क्या कहेंगे, हम कहेंगे लेजर। चलिए आपने रिकॉर्ड कर लिया, आपने क्लासिफाई भी कर लिया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आप समझेंगे वो होगा समराइजिंग। समराइजिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमने अब ट्रांजैक्शन ये बुक्स के अंदर मान लीजिए हमने जितने भी ये ट्रांजैक्शन की है ना, अभी नोट डाउन की है, उसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से दिखाएंगे कि साधारण से साधारण आदमी भी उसको देख के आसानी से समझ पाए कि अरे इस फर्म का क्या प्रॉफिट, इस ये जो बिजनेस है, ये जो मिठाई वाले हैं ना, मोहन स्वीट्स वाले, इन्होंने कितना प्रॉफिट किया, इन्होंने कितना लॉस किया, इस सब का उनको क्या किया, बहुत आसानी से पता चल जाए, यानी कि एवरेज पर्सन भी उसको क्या कर सके, समझ सके। तो हम समराइजिंग में क्या करते हैं, समरी बनाते हैं। जो भी आप जैसे एक आपने देखा ना, बुक्स में समरी लिखी होती है, आपका पूरा बड़ा चैप्टर होता है 25, 30, 40 पेज का, और उसको लास्ट में एक आधे पेज में उसके मोटा मोटा उसके बारे में ऊपर से बता दिया जाता है, यानी उसकी समरी बना दी जाती है। तो ठीक वैसे भी हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी इतनी हजारों हजार ट्रांजेक्शन, अब ऐसी ऐसी मान लो कितनी बुक्स बन गई होगी, 20-30 बुक्स बन गई होगी, तो हम क्या करेंगे, एट लास्ट में फाइनल रिजल्ट्स को हमें शो करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, समरी बनाएंगे। और वो समराइजिंग हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम बनाएंगे, देखो दो चीज़ें बहुत ध्यान से समझना, वो कौन सी चलिए यहाँ समझते हैं। सबसे पहली जो आप बनाएंगे वो बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस। देखिए इसके ऊपर पूरा का पूरा एक चैप्टर है, ये क्या होता है ये हम बाद में समझेंगे। अभी के लिए बस आप इतना याद रख लीजिए कि समराइजिंग में हम समरी बनानी है, हमें डाटा को इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि एक एवरेज पर्सन भी उसको आसानी से समझ सके। तो हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस। और दूसरी चीज़ हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस अकाउंट से हमें क्या पता चलता है कि हमारा क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है, इसका पता हमें किससे चलता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और जो तीसरी चीज़ हम यहाँ बनाएंगे उसको हम कहेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलता है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, एक्चुअली कितने हमारे क्या है एसेट्स हैं, कितनी हमारी लाइबिलिटीज़ है और कितनी हमारी पूंजी है, इसका पता किससे चलता है, बैलेंस शीट से। अभी ये क्या है ये बहुत डिटेल में हम समझेंगे, अभी के लिए सिर्फ आप इतना याद रखिए कि समराइजिंग में हम क्या करते हैं, इन तीन चीज़ों को बनाते हैं। चलिए आपने समराइजिंग भी कर लिया, ये काम बिल्कुल आसान था। देखो अब तक क्या था आपका, कोई एक नॉर्मल मान लीजिए आपका मोहन स्वीट्स वालों ने किसी अकाउंटेंट को रखा है, वो अकाउंटेंट भी इन सब को क्या कर सकता है, आसानी से कर सकता है। अब जो नेक्स्ट आइटम आप समझने जा रहे हैं समराइजिंग के बाद, समराइजिंग के बाद हमारी डेफिनेशन में हमें बताया गया है इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग तो नेक्स्ट है आपका इंटरप्रेटेशन। इंटरप्रेटेशन देखिए ये क्या होता है। अब देखो आपने क्या किया, ये सब कुछ तो बना लिया,
ये सारे अकाउंट्स तो बना लिए, बुक्स तो बना ली सारी की सारी, अब ये अपने आप से बोल के तो बताएंगे नहीं भी हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, हमें कितना लॉस हुआ है, आप अपने बिजनेस में क्या चेंज करो, ये सब ये खुद बोल के तो बताएंगे नहीं। किसी न किसी को तो इन्हें इंटरप्रेट करना होगा, इन्हें एनालाइज करना होगा, इन्हें समझना होगा, है ना। इसके बारे में अकाउंट के अंदर देखना होगा कि ऐसी क्या चीज़ें हैं, क्या बारीकियां हैं जो हमसे छूट गई, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम आया है। तो वो क्या करेगा, यहाँ आपका एक जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है ना, आपका कोई मैनेजर है या आपका कोई सीए है, वो क्या करेगा, इसको इंटरप्रेट करेगा। जैसे आप क्या करते हैं, कॉपी मेंटेन करते हो ना, कॉपी बनाते हो और फिर क्या करते हैं, यहाँ तक तो आपने कॉपी बना ली, देखो समराइजिंग तक तो, यहाँ पे फिर क्या करते हैं, आपका टीचर आता है, उसको चेक करता है, यानी वो क्या करता है, उसको इंटरप्रेट करता है। तो ठीक यहाँ पे इंटरप्रेटेशन में हमारे बिजनेस में यहाँ क्या आएगा, कोई टॉप लेवल मैनेजर होगा या फिर कोई सीए होगा, जो भी हमने बुक्स बनाई है ना, जो भी अब तक हमारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की है, उसको क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा, उसको एनालाइज करेगा। और वो कैसे करेगा, उसके लिए वो कुछ टूल्स का यूज़ करेगा। मैं सिर्फ नाम आपको एज ए एग्जांपल बना देता हूँ, जैसे कि रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस ये एक टूल है और इसको आप क्या करेंगे, 12th क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अभी के लिए बस आप एक याद रख लीजिए कि कोई रेशियो एनालिसिस का यूज़ करेगा, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का यूज़ करेगा। ये सभी के सभी आप कौन सी क्लास में पढ़ेंगे, आप 12th क्लास के अंदर एक डिटेल चैप्टर है इनके बारे में आप पढ़ेंगे। रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और क्या हो सकता है, एक होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो ये तीनों आप अभी के लिए बस फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आप क्या करो, इनको पढ़ लो। ये क्या होते हैं डिटेल में हम 12th क्लास में इनके बारे में बात करेंगे। चलिए, आपने इंटरप्रेट कर लिया, आपने एनालाइज कर लिया, अब क्या करेंगे, अब लास्ट स्टेप आप क्या करेंगे, आप इसे कम्युनिकेट करेंगे। आप क्या करेंगे, इसे कम्युनिकेट करेंगे, यानी लास्ट स्टेप आपका कम्युनिकेशन। देखिए, हम जो बिजनेस करते हैं ना, उस बिजनेस में बहुत से लोग जुड़े होते हैं, जैसे कि हमारे एम्प्लॉयज़ है ना। मोहन स्वीट्स वाले ने हलवाई रखे थे मिठाई बनाने के लिए, तो वो हलवाई भी जानना चाहते हैं कि हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब अगर प्रॉफिट होगा तो हलवाई क्या जानना चाहेगा, वो ये चाहेगा कि अरे प्रॉफिट हुआ तो मुझे क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा, है। वो क्या कह सकता है कि मिस्टर मोहन मुझे क्या करो, मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। वो उसे कैसे पता चला, जब हमने क्या किया, उसको कम्युनिकेट किया। क्या कम्युनिकेट किया, जो हमारा प्रॉफिट और लॉस या जो भी हमारा रिजल्ट आया है उसको कम्युनिकेट किया बहुत से इंटरेस्टेड यूजर्स को, है ना। बहुत से इंटरेस्टेड पार्टीज हैं जिनका हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, जैसे कि हमारे बैंक, हम क्या जिससे बैंक से लोन लेंगे, है ना, वो उसका भी इंटरेस्ट है, या फिर गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड होती है हमारे बिजनेस से, क्योंकि हम उसके अकॉर्डिंग तो वो अपनी पॉलिसीज में चेंज करती है, टैक्स वगैरह में चेंज करती है। अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसको लगातार लॉस हो रहा है तो और गवर्नमेंट उस पर टैक्स बढ़ाई जा रही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अरे ये जब फायदे में नहीं आएगा तो टैक्स कैसे पे करेगा, तो गवर्नमेंट टैक्स को कम कर देगी या टैक्स को बंद करके सब्सिडी देना शुरू कर देगी। तो इसलिए हमारा बिजनेस में हम लास्ट में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं हमारे रिजल्ट्स को, इनको डिफरेंट यूजर्स को। ये यूजर्स कौन कौन से हैं, हम अभी आने वाले टाइम में इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो अब आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है आर्ट। अकाउंटिंग आर्ट क्यों है, देखिए ये सारी चीज़ करनी है, ये आर्ट ही तो है, कला ही तो है। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया, फिर उसको बुक में रिकॉर्ड किया, फिर उसमें से आपने फिर क्लासीफाई किया, फिर समराइज किया, ये भी तो एक आर्ट है, ठीक। तो अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है, क्या करने की, रिकॉर्ड करने की। हमने रिकॉर्ड किया ना, और फिर क्लासीफाई करने की और समराइज करने की। समराइज किन्हें करने की, जो भी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स होती है ना, कौन सी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स हैं, और उनको हम किस में करते हैं, जो फाइनेंशियल करेक्टर से रिलेटेड है, और कौन सी टर्म्स में, मनी की टर्म्स में होनी चाहिए। और सब उसके बाद हम क्या करते हैं, उन्हें इंटरप्रेट करते हैं, उन्हें क्या करते हैं, इंटरप्रेटेशन करते हैं, जो भी हमारा रिजल्ट आया है, और लास्ट में हम क्या करेंगे, उन्हें कम्युनिकेट कर देंगे। तो ये थी आपकी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। और यहाँ से आपने क्या समझा, कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। एग्जाम में आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, आपसे फीचर्स पूछे, आपसे एट्रीब्यूट्स पूछे, या फिर आपसे प्रोसेस पूछ ले, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, तो भी आप इन सभी पॉइंट्स को सीरीज में एक्सप्लेन कर देंगे। तो देयर आर दी 6 पॉइंट्स जिसके अंदर हमने आपको अकाउंटिंग का मीनिंग और डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझाया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद।
स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हमारा बिजनेस का साइज बढ़ता गया, एक छोटी सी कंपनी बड़ी कंपनी बन गई, उसके बाद वो मल्टीनेशनल कंपनी बन गई, वैसे वैसे जो इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट को जरूरत थी उसकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती गई। अब उस इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बहुत सारी जो टाइप्स है, ब्रांचेज है अकाउंटिंग की, वो टाइम टू टाइम क्या हुई, इवॉल्व होती गई। तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कितने टाइप्स की अकाउंटिंग होती है, तो अकाउंटिंग की ब्रांचेस कितने टाइप की है, वो कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, तो आप क्या लिखेंगे, देयर आर द 6 टाइप ऑफ ब्रांचेज इन दी अकाउंटिंग। तो सबसे पहली जो अकाउंटिंग की ब्रांच थी या टाइप थी वो थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मीनिंग बिल्कुल सेम है जो हमने अकाउंटिंग में पढ़ा था। इसका मेन पर्पस क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, इसका जो सबसे पहला मेन काम है, हाँ, इसमें हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं जितनी भी हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हमने पढ़ी है ना, कौन कौन सी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो कि किसमें हो, मनी की टर्म्स में हो, ठीक, तो उनको क्या करता है, ये रिकॉर्ड करता है। और इसका सेकंड काम क्या होगा, जो दूसरा बेसिक काम है, ये हमें बताता है कि हमारा क्या प्रॉफिट हुआ साल के एंड में और कितना हमें लॉस हुआ। तो जितने भी हमारे नेट रिजल्ट्स हैं उसके बारे में ये हमें बताता है, ठीक है। अब हमें पता चल गया हमारे प्रॉफिट लॉस का, इसके अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक। अब तीसरा इसका काम क्या है, कम्युनिकेशन का। ये क्या करता है, कम्युनिकेट कर देता है जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, जितने भी हमने खर्चे किए है ना, एक जितनी भी हमें इनकम हुई, ये जितना हमने टैक्स पे किया, उसके बारे में ये क्या करता है, कम्युनिकेट कर देता है। और किन्हें कम्युनिकेट करता है, जो इतने भी यूज़र्स हैं ना, हम जिनका अभी हमारे बिजनेस में क्या है, इंटरेस्ट है, तो उन्हें ये क्या कर देता है, कम्युनिकेट करता है सारी की सारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। वो यूज़र्स जैसे कि हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, कस्टमर्स हैं, गवर्नमेंट है, बैंक्स है, जो जो हमारे बिजनेस से जुड़े हुए हैं। ये था आपकी पहली टाइप है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब सेकेंड टाइप है कॉस्ट अकाउंटिंग। देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग में सिंपली क्या बताता है, कॉस्ट बताता है। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने कहीं भी ये पढ़ा कि ये मार्कर को बनाने की क्या कॉस्ट आई है, नहीं पता चला। तो इसकी एक लिमिटेशन की वजह से जो एक नई अकाउंटिंग जो इवॉल्व हुई वो थी कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम बेसिकली दो चीज़ें करते हैं। सबसे पहला तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट को कंप्यूट करते हैं, कॉस्ट निकालते हैं, एक मार्कर को बनाने में क्या कॉस्ट आई, और इस मार्कर को बनाने में जितनी कॉस्ट आई ना, उसको हम कैसे कैलकुलेट करें और इस कॉस्ट को हम कैसे कम करें बनाने में। तो इसको हम कैसे, किसके थ्रू पता चलेगा, हमें कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू पता चलेगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम निकालते हैं टोटल कॉस्ट, है ना, हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी क्या है टोटल कॉस्ट, एक तो कितनी आई, और दूसरा हमें इससे क्या मतलब है, दूसरा हमें इससे मतलब है कि हमारी कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई, कॉस्ट पर यूनिट, यानी अकेले मार्कर को बनाने में कितनी यूनिट आई, और पूरा का पूरा जो मार्कर का बैच है ना, हमने हजारों मार्कर बनाए, तो उनको बनाने में टोटल कितनी कॉस्ट आई, उसका पता हमें किसके थ्रू चलता है, उसका पता चलेगा हमें कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू। चलिए ये पता चल गया। अब जो नेक्स्ट अकाउंटिंग है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इवॉल्व होने का कारण है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। ये दोनों जो ये दोनों इन्फॉर्मेशन अब हमें पता चल गई ना, तो इस इंफॉर्मेशन का मैनेजमेंट क्या करेगा, फ़ायदा उठाएगा। इस इंफॉर्मेशन से मैनेजमेंट क्या करता है, सबसे पहले तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसको असिस्ट करती है, ये सिर्फ करती है, इट असिस्ट ओनली टू दी मैनेजमेंट। ये सिर्फ मैनेजमेंट के लिए, जो आपके मैनेजर्स हैं ना, उन्हीं के लिए बनाई गई है। इट असिस्ट ओनली टू दी मैनेजमेंट। चलिए क्या, अब मैनेजमेंट को ये पता चल गया हमारा क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है ना, ये सब सारी चीज़ें मैनेजमेंट को फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पता चल गई। अब मैनेजमेंट को ये भी पता चल गई कि मार्कर को जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके हमें कितनी कॉस्ट आई है, और उस कॉस्ट को हम कैसे बढ़ा, पर यूनिट कॉस्ट कितनी है एक मार्कर की और टोटल कॉस्ट कितनी, ये भी हमें पता चल गया। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैनेजर्स हमारे क्या करेंगे, वो डिसीजंस लेंगे। वो क्या लेंगे, डिसीजंस लेंगे। तो ये किस में मदद करता है, डिसीजन मेकिंग में। वो क्या डिसीजंस लेंगे कि इस कॉस्ट को कैसे कम करें, हम कॉम्पिटिटर की कॉस्ट से कैसे मैच करें। दूसरा वो क्या करेंगे, उसके लिए अब वो प्लान बनाएंगे, है ना, वो प्लान करेंगे, पॉलिसीज़ बनाएंगे। और वो तीसरी चीज़ क्या करेंगे, वो करेंगे कंट्रोलिंग, है ना, वो कंट्रोल करेंगे, वो इवेलुएट करेंगे हमारा इस साल का जो कॉस्ट है वो पिछले साल के मुकाबले कितनी थी। तो ये सारी चीज़ों को क्या करते हैं, इसमें इवेलुएट करेंगे। कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, कंपेयर करेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग होगी। इसके बाद एक जो नई अकाउंटिंग इवॉल्व हुई वो थी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। देखिए ये क्या होती है, एक जो बिजनेस है वो किसके अंदर ऑपरेट करता है, एक सोसाइटी के अंदर ऑपरेट करता है। तो बिजनेस का भी कुछ फर्ज है ना सोसाइटी की तरफ। क्या क्या फर्ज है कि बिजनेस क्या करे,
आपने एक कंपनी मान लीजिए मोहन स्वीट्स है, मिठाई की दुकान की, हमने मोहन स्वीट्स का एग्जांपल लेते हैं। उन्होंने क्या किया, कुछ एम्प्लॉयज़ को नौकरी पर रखा तो उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। दूसरा उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी की तरफ कि वो क्या करें, वो अपने गुड्स को अच्छी क्वालिटी का पे करें, है ना, उसका प्राइस रीजनेबल रखें, कॉम्पिटिटिव प्राइस होना चाहिए, गुड्स को अच्छी क्वालिटी की मिठाइयाँ दें, मिठाइयाँ क्या है पुअर क्वालिटी की ना हो उनकी जो स्वीट्स है। तो ये कुछ क्या है, एक बिजनेस के कुछ फ़र्ज हैं अपनी सोसाइटी की तरफ। तो इसके अंदर बेसिकली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इसके अंदर हम कंप्यूट करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस कॉस्ट, जितना भी हमारा खर्चा आया ना, कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशंस मैंने आपको बताया ना, जो हमने रोजगार दिया, जो हमने नौकरियां दी, जो हमने अच्छी क्वालिटी गुड्स दी, कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस का जो उसने कंट्रीब्यूट किया है, ये सारी चीज़ें करने पे, ये नौकरी देने पे, गुड्स अच्छी क्वालिटी की जो गुड्स बनाई है उसको कम प्राइस पे बेचना, है ना, एक रीजनेबल प्राइस पे बेचना। तो उसके लिए बिजनेस को क्या है, कुछ ना कुछ तो खर्चा आया होगा। तो वो जो खर्चा है, जो कॉस्ट है कंट्रीब्यूशन की बिजनेस की, किसकी, टुवार्ड्स दी सोसाइटी, वो कितनी आई है, और उसको बिजनेस को क्या है बेनिफिट कितना हुआ है, बिजनेस को कितना बेनिफिट हुआ है फ्रॉम दिस कंट्रीब्यूशन, जो उन्होंने कंट्रीब्यूशंस क्या किए, मेड किए हैं। जैसे कि जो उन्होंने रोजगार दिया है, जो अच्छी क्वालिटी की गुड्स वो दे रहे हैं, उससे कितने कस्टमर इनके पास आ रहे हैं, क्या इनके कस्टमर बढ़े हैं, अगर कस्टमर बढ़े हैं तो भी इससे फायदा हुआ है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करेंगे, हम कितनी लागत हमारी है, हमारा कितने खर्चे हुए हैं, हमने जो बिजनेस ने जो सोसाइटी के प्रति अपना फर्ज निभाया है, और क्या सोसाइटी से बिजनेस को भी कुछ फायदा हुआ है जब उसने ये सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस, ये सारे खर्चे किए हैं। तो इनको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं किसमें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में। चलिए अब जो नेक्स्ट हमारी ब्रांच है अकाउंटिंग, वो है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। देखिए एक बिजनेस के अंदर अगर एक बिजनेस को सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए उसको क्या करना है, जो उसके ह्यूमन बींग्स जो उसके अंदर काम करते हैं वो सब क्या है, उसके ह्यूमन रिसोर्स है ना, वो क्या है, उसके ह्यूमन एसेट्स है। देखिए मशीन अपने आप तो चलेगी नहीं, उसका कोई ना कोई तो चलाएगा। तो मशीन क्या है, आपकी एक फिजिकल एसेट है, उसको और जो उसको चलाएगा वो एक आपका एम्प्लॉय है, वो क्या है, आपका ह्यूमन एसेट्स है। तो जितना आपका एम्प्लॉय खुश होगा, जितने आपके एम्प्लॉयज क्या है डेडिकेटेड होंगे टुवार्ड्स दी बिजनेस, आपके बिजनेस के प्रति अच्छे से मन लगा के काम करेंगे, उतना ही आपका बिजनेस फलेगा फूलेगा, उसको फायदा होगा। तो वो अच्छे से काम क्यों करेंगे, जब क्या करेंगे, आप कुछ ना कुछ उन एम्प्लॉयज़ के लिए करेंगे। आप एम्प्लॉयज़ के लिए क्या क्या कर सकते हैं, आप एम्प्लॉयज़ को क्या कहते हैं, बोनस दे सकते हैं जब आपको प्रॉफिट हो, आप उनका प्रोविडेंट फंड बढ़ा दीजिए, आप उनकी सैलरी बढ़ा दीजिए, आप उनको अच्छी गुड वर्किंग एनवायरनमेंट दीजिए जिसके अंदर वो काम कर सके, उनका मन लगे, है ना। जब भी उनको मेडिकल लीव की जरूरत हो तो उनको छुट्टी दीजिए, जब भी उनके घर में कोई परेशानी आती है या मान लीजिए उनके फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ आ जाए, तो आप क्या इंश्योरेंस में उनकी मदद कीजिए, उसका खर्चा कम करवाइए। तो वो एम्प्लॉय क्या होगा, आपके प्रति क्या हो जाएगा, लॉयल हो जाएगा और वो खूब मेहनत से काम करेगा। तो इसीलिए हम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम बेसिकली पढ़ते हैं जो एक बिजनेस क्या करता है, मैंने आपको बताया ना, ये गुड वर्किंग एनवायरनमेंट देना, बोनस देना, पीएफ देना, सैलरी बढ़ाना, तो ये क्या है, कॉस्ट आएगी, इसमें कुछ ना कुछ खर्चे तो आएंगे। तो ये जो भी ये सब कंट्रीब्यूशन बिजनेस ने किया है किसकी तरफ, रिगार्डिंग दी ह्यूमन रिसोर्सेज, जितने भी आपके जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ आपके बिजनेस में क्या करते हैं, काम करते हैं, तो उनके प्रति आपने जितने भी कंट्रीब्यूशंस किए हैं, उनका जितना भी खर्चा है उसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर मेज़र करेंगे। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या उनसे हमें इतना बेनिफिट्स हुआ भी है, और उसके बाद और इसमें हम क्या मेज़र करेंगे, बेनिफिट्स फ्रॉम दी, जो हमने कंट्रीब्यूशन किए हैं ना, उनसे हमें कुछ बेनिफिट हो भी रहा है क्या, एम्प्लॉयज़ का मन लगा के काम कर भी रहे हैं। हम तो यूँ है कि दिए जाए एम्प्लॉयज़ को, और एम्प्लॉयज़ क्या करें, हमें टेकन एज ग्रांटेड ले ले और क्या कर दे, बदले में स्ट्राइक कर दे, आना ही छोड़ दे, है ना, लेथर्जिक हो जाए, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें कंपैरिजन करते हैं, हम एम्प्लॉयज़ पे कितना खर्चा कर रहे हैं और एम्प्लॉयज़ उसके बदले हमें कितना बेनिफिट दे रहे हैं, हमारे बिजनेस को बढ़ाने में कितनी मदद कर रहे हैं। तो इसको हम किस में कंपेयर करेंगे, ये हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में। चलिए लास्ट जो आपकी ब्रांच है अकाउंटिंग, उसका नाम है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग का सिंपल सा जैसा नाम बता रहा है, इसको टैक्स पर्पस के लिए जिस अकाउंटिंग का हम यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, टैक्स अकाउंटिंग। इसमें हम क्या कहते हैं, टैक्स को कैलकुलेट करते हैं, रिटर्न को फाइल करते हैं। कौन कौन से टैक्सेस हैं हमारे इंडिया में, जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनकम टैक्स एक्ट। और अब एक जो नया आया है वो कौन सा है, वो है जैसे गुड्स एंड सर्विसेज,
जीएसटी, आप जीएसटी को भी तो भरेंगे ना, तो जीएसटी को कंप्यूट करेंगे जब, वो उसके लिए किस अकाउंटिंग का यूज़ करेंगे आप करेंगे टैक्स अकाउंटिंग का यूज़। तो ये थी आपकी स्कोप, ब्रांचेज या फिर टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। आप इन्हें बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप अपने मन से इनको अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिए, मैंने आपको समझा दीजिए, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।